आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे क्लास 6 का 7 चैप्टर। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में एक चैप्टर और बच जाएगा, 8वां चैप्टर हमारा, और उसके बाद में ज्योग्राफी जो है वो क्लास 6 की कंप्लीट हो जाएगी। 8वां चैप्टर आज रात को सही 10 बजे आप लोग जो हैं वो लाइव रहिएगा। 10 बजे आएगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो तो नहीं जाएंगे ना आप उस टाइम तक? नहीं सोएंगे ना? चलो अच्छी बात है, नहीं सोएंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मंडे से हम लोग हैं जो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर सीरीज को हम लोग। सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो पूरी अर्थ है, हमने बाकी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं बनी हुई है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस है। ये सेकंड चैप्टर है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, इजीली आपको समझ आ जाएगी चीजें। अब देखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरीके से पड़ी हुई रेखाएं हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मैंने आपको याद करवाया था, लेटी हुई संख्याएं, ठीक है, लेटी हुई लाइनें जो हैं। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा एक डाउट था बच्चों का कि सर मैंने आपको बताया था कि कुल अक्षांश जो होते हैं 181 होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अक्षांश लाइन तो 179 है। बिल्कुल सही है, आपका भी और मेरा भी। मैं आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ इसका। कुल अक्षांश अगर पूछा जाए तो 181 है, लेकिन कुल अक्षांश लाइनें पूछी जाए तो 179 है, क्योंकि एक नॉर्थ और साउथ वाली जो है वो कट जाएगी। ठीक है, तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी हमें समझना ये है आज इस लेक्चर में कि हमारा भारत जो है वो इस पूरी पृथ्वी के अंदर कहाँ बसता है और भारत के अंदर क्या क्या विशेष है। छठी क्लास के अकॉर्डिंग हमें जानना है। जो जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे उन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी तक भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आज ऊपर ऊपर से है, या थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू टाइप से हमें जो पढ़ना है इस लेक्चर सीरीज में। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो भारत है वो ये बीच वाली लाइन जो है उसको भूमध्य रेखा कहा हमने, यानी कि इक्वेटर कहा। और ये जो यहां से एक काट दीजिएगा लाइन और भारत बच गया हमारा लगभग यहां पे पड़ता है, इस जगह पे। तो उत्तर और पूर्व के अंदर पड़ता है, देशांतर तो पूर्वी है और अक्षांश जो है वो उत्तरी है। अब आप इस मैप में देखिएगा कि भारत जो है हमारी पृथ्वी के अंदर कहाँ पे स्थित है। ये तो बहुत पूरी बड़ी पृथ्वी होगी तो इसके अंदर हमें दिख नहीं रहा, तो यूं समझिएगा उसको हमने थोड़ा सा जूम किया है। तो जूम करने के बाद में हमें भारत दिख रहा है इस तरीके से। ये सारी की सारी जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, इन्हीं लाइनों को आप लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो पड़ी हुई लाइन है इन्हीं को आप लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश कहते हैं। तो भारत के बिल्कुल नीचे से जो एक पड़ी हुई लाइन गुजरती है, या यूं कहिएगा टेक्निकल भाषा में कि भारत का दक्षिणी अक्षांश, या भारत का इस तरीके से बिल्कुल यहां से जो अक्षांश लाइन गुजरती है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। और भारत का यहां पे बिल्कुल जो उत्तरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। तो भारत के बिल्कुल पैरों से जो नीचे वाली लाइन गुजरती है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, और भारत के बिल्कुल सर से जो लाइन गुजरती है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है। लेकिन यहां पे एक बड़ा सा डाउट है। ये जो आपको मैं अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूं, ये बता रहा हूं भारत के मेनलैंड का, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का। ये तो भारत की मुख्य भूमि हुई, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये जो जगह है ना, ये तो मेनलैंड की हुई, लेकिन हमारे यहां पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी स्थित है। उसे भी भला हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहां से अगर देखा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट स्थित है। याद रख लीजिएगा आप लोग। तो आपसे यहां से दो सवाल बन जाएंगे मोटे मोटे कि भारत की मेनलैंड का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछा जाए, ओवरऑल पूरे इंडिया का ही पूछा जाए, पूरे इंडिया के अंदर तो अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह आएगा, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेनलैंड वर्ड आते ही 8 डिग्री 4 मिनट लगाएंगे। पूरे इंडिया का पूछा है तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आप बताने वाले हैं। समझ आई होगी आपको बात ये? अच्छा, यहां उत्तर से लेके और दक्षिण तक, बिल्कुल दक्षिण में यहां पे मेनलैंड पे कन्याकुमारी पड़ता है, और यहां पे पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में जो है वो जम्मू कश्मीर ना होके इसको हम लोग लद्दाख का नाम कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में थोड़ा सा चेंज हो गया है। एनसीईआरटी के अंदर ये वाला वो चैप्टर है जहां पे थोड़ी बहुत डेटा जो है वो आपको चेंज हुए मिल रहे हैं, तो मैं उनको पुराने डेटा भी आपको बता के चल रहा हूं, साथ ही साथ अपडेटेड डेटा भी बता ही दूंगा।
तो यहाँ जो है लद्दाख है, इस जगह पे कन्याकुमारी है। लद्दाख और कन्याकुमारी के बीच में इस तरीके से जो हमारी पूरी लंबाई है ये वर्टिकल वाली, ये है 3214 किलोमीटर। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीधा ही फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, या भारत का जो बिल्कुल पैरों से या कन्याकुमारी से या बिल्कुल एंड जो है वो दक्षिणी अक्षांश कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। उत्तरी अक्षांश कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट है। ये तो बात होगी हमारी इस वर्टिकल में। अब भारत को देखते हैं हम लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए बात की जाए हमारे इंडिया के अंदर, तो ये इस जगह पे ये इस तरीके से जो लाइनें गुजरती है इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जो पुकारते हैं, या इन्हें हम लोग देशांतर कहते हैं। तो भारत का पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट से लेके, और यहां पे पश्चिमी देशांतर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट का है। आपका यहां पे मतलब भारत का एक हाथ, दोनों हाथ फैला रखे हैं भारत ने, यूं समझ लीजिएगा। ये ऊपर सर और पैर हुए, ये हाथ और दोनों हाथ हुए। तो एक हाथ भारत का जो है, एक हाथ से लाइन गुजरती है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे, और दूसरी लाइन गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट पे। सर इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो इन दोनों के बीच में दूरी है 2933 किलोमीटर। यहां से ये डेटा याद करना पड़ेगा आपको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी पे इन्हें अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारा ये पूरा जो भारत है इसका अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो कितना है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और इसके उत्तर में जो है हिमालय स्थित है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। ये तो आप लोगों पढ़ते ही हम लोग, जैसे ये अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे हमारे पश्चिम में, इसके दक्षिण में इधर हिंद महासागर हो गया, इधर पूर्व में बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर हिमालय पर्वत है ही। इनको डिटेल में पढ़ेंगे ही हम लोग इसी लेक्चर के अंदर। ये लाइन भी मैंने लंबाई भी बता दी आपको मैंने कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये कश्मीर की जगह लद्दाख हो गया अपडेट, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कश्मीर लिखा है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम गुजरात वाला हिस्सा जो हो गया वहां तक 2900 किलोमीटर का ये जो है लंबाई है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई बता दी आपको मैंने भारत की। अच्छा, दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे चाइना है। लेकिन आप इसमें घबराइएगा नहीं, थोड़े ही दिनों की बात है, हम लोग नंबर 1 पे ही होने वाले हैं इस बार। मेरे को लगता है जब भी जनगणना होगी, ठीक है, तो हम लोग नंबर 1 पे ही रहेंगे। हमें एक ही तो काम आता है, मतलब एक ही चीज में हम लोग माहिर हैं, जनसंख्या वृद्धि में। मतलब भारत के अंदर पता नहीं किस टाइप की साइकोलॉजिकल फैक्ट बना हुआ है। मतलब हम दो, हमारे 5 6 12 18, मतलब इतने बच्चे, जहां जित देखूं भी तो तू ही तू, मतलब एक पता नहीं क्या होड़ मचा रखी है। और उत्तर प्रदेश को देखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अकेले यूपी की है। मैं किसी दिन अकेले इस जनसंख्या पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ये आंकड़े सच में चौंका देने वाले लगते हैं। दुनिया के अंदर मतलब भारत और चीन की जो जनसंख्या का डिफरेंस था 2001 के अंदर तकरीबन 23 करोड़ का था, और 2011 के अंदर ये घट के 13 करोड़ रह गया। अगर आप यूं ही मेहनत करते रहे तो मेरे हिसाब से 2025 तक, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, आंकड़ों के हिसाब से 2025 तक हम नंबर 1 हो जाएंगे। बाकी इससे पहले भी हो सकते हैं, इस डिपेंड ऑन मेहनत, क्योंकि मेहनत का फल तो टाबर ही बता रखा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से तो 2021 में तो ऐसा लग रहा है कि भारत ही नंबर 1 पे होगा। खैर, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जनसंख्या वाले टॉपिक में, दुनिया की जनसंख्या वगैरह, और भारत में इतना क्या कारण है सारे, इतनी सारे जनसंख्या आगे बढ़ने का। खैर, जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। भारत जो है इस तरीके से इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है भारत की लोकेशन की। लोकेशन के बारे में भी आपको मैंने थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो किया ही है कि फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड, देखिएगा ये वर्ड मेन लैंड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, उत्तर में, क्योंकि हम लोग जो बसे हुए हैं इस तरीके से पृथ्वी के 4 टुकड़े कर दीजिएगा तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसे हुए हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित हैं। और पश्चिम से जो है पूर्व से पश्चिम के बीच में हम लोग कितने हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब आपको मैं यहां पे ना 2 चीजें क्लियर करता हूं। एक बार आप इस डायग्राम को देखिएगा, ये हमारी है पूरी पृथ्वी, उसको बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन काटती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो ये है साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया।
ऐसे ही हमारी पृथ्वी को इस तरीके से काटिएगा बीचों बीच, तो ऐसे भी दो हिस्से ही बनेंगे, ये वाला बनेगा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला बनेगा पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा अक्षांशीय विस्तार जो है, या हम लोग अक्षांशीय हिसाब से कहां रहते हैं, तो हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर पूछा जाए हमसे हम देशांतर के हिसाब से कहां रहते हैं, तो हम रहते हैं पूर्वी गोलार्ध में। ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। दोबारा बताता हूं, अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग रहते हैं पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम लोग लगभग इसी जगह पे जो है वो स्थित हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। भारत के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन गुजरती है जिसका नाम क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी पुकारते हैं। क्यों कर्क रेखा? बीच में से आप अपने हिसाब से अब अंदाजा लगाइए, देखो रट्टा मत लगाइएगा इसका। भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने कितना बताया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में। अच्छा, कर्क रेखा कितनी बताई थी सर ने? 23.5 डिग्री बताई थी, तो इन दोनों के बीच में ही आई ना। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। ऑलमोस्ट जो है ये दो पार्ट में ही डिवाइड करती है। ठीक है, मतलब दो हिस्सों के अंदर ही डिवाइड करती है। अब यहां पे एक चीज और समझ के चलिएगा आप लोग, हमारे जो ये दो हिस्से हैं, ये देशांतर वाला हिस्सा मैं बता रहा हूं कि एक तो 97 डिग्री 25 मिनट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है। इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट कितने डिग्री का फर्क आ गया? 29 डिग्री का फर्क आ गया। अब आपको मैंने बताया था 1 डिग्री का मतलब होता है यहां पे 4 मिनट होता है। 29 डिग्री, आप इसे राउंड फिगर कर लीजिएगा एक बार के लिए समझने के लिए, 30 मिनट कर लीजिएगा, 30 डिग्री कर लीजिएगा। तो 30 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 30 डिग्री में कितने हो गए अभी आपके? 4 या 12, यानी कि 120 मिनट हो गए। 120 मिनट होने का मतलब क्या है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है बेसिकली वो 2 घंटे का है। यूं मान लीजिएगा अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह 6 बजे उगता है तो 8 बजे उगेगा गुजरात के अंदर। इसी वजह से कई बार कहा भी जाता है कि ये जो टाइम जोन है इसको बदला जाए। हमारे जो भारत की मानक समय है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 82.5 डिग्री जो है यहाँ से होके गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इसी से हम लोग जो है वो टाइम मेजर करते हैं। इसको मैंने ज़्यादा अच्छे से सेकंड चैप्टर में समझाया, आप उसे भी देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक छोटा सा फैक्ट है आपका, वो क्या है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो ज्यादा इस तरीके से विस्तार होते हैं, एग्जाम्पल से पूर्व से पश्चिम में ज्यादा फैले होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे टाइम जोन भी होते हैं। एक ही देश में कई सारे टाइम जोन होते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है और 2 घंटे का फर्क है, लेकिन भारत का जो आपका विस्तार है वो उत्तर से लेके और दक्षिण तक ज्यादा है की बजाय पूर्व से पश्चिम तक। अभी आपने किलोमीटर वाइज भी देख ही लिया। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ज्यादा या विड्थ वाइज ज्यादा है। जैसे एग्जांपल से बात करता हूं मैं, फ्रांस और अमेरिका है। फ्रांस के अंदर 12 टाइम जोन है और अमेरिका के अंदर 11 टाइम जोन है। एक ही देश के अंदर अलग अलग टाइम जोन। मतलब कहने का ये कि अगर आप अमेरिका के इस छोर से यहां इस छोर तक जाएंगे तो आपको मतलब 11 बार जो है वो घड़ी के अंदर जो है चेंज करना पड़ेगा टाइम को। या फ्रांस के अंदर जाते हैं तो 12 बार आपको क्लॉक को चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग इसके हिसाब से टाइम जोन सेट किए हुए हैं। ठीक है, इतनी बात। अगर अच्छा सर, अगर ये भारत इस तरीके से ज्यादा लंबा होता है या कोई देश ऐसे लंबा होता तो क्या उसको टाइम जोन में अलग अलग बांटते हैं या ज्यादा टाइम जोन होते? फिर तो क्या फर्क पड़ता, आपको ही पता है। क्योंकि इस तरीके से वर्टिकल लाइन में तो क्या है आपकी देशांतर तो वर्टिकल ही है ना, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेंसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑफ 3 साइड। हमारे भारत का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग पेंसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। हिंदी में प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का ये मतलब होता है कि वो हिस्सा जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ हो। द्वीप और प्रायद्वीप में थोड़ा सा फर्क बताता हूं आपको। द्वीप वो होता है जो पानी से चारों तरफ घिरा हुआ, उसे द्वीप कहते हैं। जो पानी से 3 ओर से घिरा हुआ उसे हम लोग पेंसुलर इंडिया या हम उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इस साइड भारत के अरब सागर है, नीचे दक्षिण हिंद महासागर है और इधर आपका जो है वो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये तो आपने फोटो में देख ही लिया होगा, इसको तो आपने समझ ही लिया होगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की स्थिति मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें समझा दी मैंने। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क होता है। ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी। हमारे पड़ोसी कौन कौन है भाई? ठीक है, देखो पड़ोसी आदमी का बढ़िया होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर पड़ोसी बढ़िया है ना तो आदमी का मन भी लगा रहता है। ठीक है,
पॉजिटिव है, तुम ऐसा वैसा मत सोचना, ठीक है। अच्छा, तो भाषा भी याद कर सकते हैं, ठीक है, और आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली अगर याद करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पहला तो एक हो ही गया ये भूखानंगा यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये 7 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। सारे पड़ोसी बढ़िया हैं, बस एक बेचारा नेपाल तो खैर ठीक है, शरीफ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, भूटान तो शरीफ है ही, बांग्लादेश, म्यांमार ये तो ठीक है, लेकिन एक तो इधर हलचल करता है ये चीन और इधर हलचल करता है ये पाकिस्तान। खैर चलो करने दो इनको। तो इंडियाज के नेबर आपको पता होने चाहिए, 7 देश है हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। 7 में से दोबारा याद कर लीजिएगा, इन्हें बचपन में एमबीए किया वो ट्रिक भी है, ठीक है। एमबीए का मतलब ये है कि आपका म्यांमार, एम का मतलब, बी मतलब भूटान है, ए मतलब अफगानिस्तान है, उधर आपका जो है वो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बाकी आप सीधा भी याद कर सकते हैं, आप चाहें जैसे भी करें। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 लाइनें आपको लिखी दिख रही होगी, एक तो है LAC, एक होता है LOC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल या LAC क्या है कि भारत ने ये वाला, भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये चीन ने थोड़ा सा एक्वायर कर रखा है। जैसे भारत का ये कश्मीर वाला हिस्सा जो POK है वो इस पाकिस्तान ने एक्वायर कर रखा है, ऐसे ही कुछ चीन ने भी एक्वायर कर रखा है। तो ये वो हिस्सा जो है जो चाइना ने ले रखा है और जो भारत का हिस्सा, इन दोनों के बीच की लाइन को LAC कहते हैं हम लोग, और जो भारत और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है कश्मीर वाला या POK, उसको हम तो LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये दोनों भी आप याद करके चल पड़िएगा। अब भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन कहते हैं, भारत पाकिस्तान वाली रेड क्लिफ कहते हैं। पाकिस्तान आए दिन खतरा ही रहता है हमारे लिए, खतरे के लिए लाल रंग होता है, याद कर लेना। और अफगानिस्तान जो है उसकी लाइन को डूरंड कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो भारत और सबसे ज्यादा भारत और बांग्लादेश की रेखा जो है वो हमारे साथ शेयर होती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर जो है हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ में तकरीबन 106 के आसपास ही है, ठीक है। कई जगह 108 भी लिखी होती है, मतलब 100, 106, 8 के बीच में ही है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। अब भारत के पड़ोसी मैंने आपको बता दिया। भारत में सबसे पास में जो पड़ोसी या समुद्री द्वीप से जो सबसे ज्यादा हमारे पास में लगते हैं, बिल्कुल टच तो नहीं होते लेकिन समुद्रों से सबसे पास लगने वाले देशों में श्रीलंका और मालदीव का नाम जो आता है, मालदीव है ये, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम गलतियां यहीं पे ही होती है। जब पाक जल संधि पूछते हैं किन देशों के बीच में, तो हम भारत और पाकिस्तान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, ठीक है। अब भारत के अंदर टोटल अब जो है वो 28 राज्य हैं, ये अपडेट है, यहाँ पे देखिएगा NCERT में अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग है अभी, क्योंकि अब प्रेजेंट में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के लगभग राज्य जो है वो भाषाओं के आधार पे ही बंटे हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है वो यूपी ही है, ठीक है। अब ये अपडेट हुए कब थे, देखिएगा 28 राज्य थे भारत में 2014 तक तो, लेकिन 2 जून 2014 के अंदर ही भारत का 29वां राज्य बना, जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। हैदराबाद को ही काट के तेलंगाना बनाया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब जो है वो भी हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन जाएगी। ये एक लेटेस्ट मैप है, अभी अपडेटेड मैप है जो भारत का जो प्रेजेंट में है। अच्छा, फिर क्या होता है देखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है कि भारत में जम्मू और कश्मीर जो है इनके लिए एक एक्ट आता है, इन दोनों को जो है राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, या जम्मू कश्मीर अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ। अब ये ऊपर वाला सारा हिस्सा लद्दाख है, इसके इधर वाला हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है ये वाला जो है जम्मू कश्मीर हो गया। तो भारत के अंदर क्या हुआ भाई, पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7, आज कितने और आगे भाई, 2 और आगे, तो टोटल अब कितने हो गए भाई, टोटल अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन फिर 9 दिसंबर 2019 को क्या होता है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। यहां पे ये दमन द्वीप है, यहां पे दादरा नगर हवेली है, इन दोनों को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और 9 में से एक माइनस होके अब प्रेजेंट में कितने बच गए, 8 बच गए। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया में क्या आता है कि भारत के अंदर वर्तमान के अंदर कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव दादरा नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत का भौतिक विभाजन अगर देखा जाए, फिजिकल डिवीजन देखा जाए तो देखो भारत में फिजिकली चेक किया जाए तो हमने कल भी चैप्टर में पढ़ा था कि पहाड़, पर्वत, मैदान, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग अलग अलग चीजों में बांट लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं फिजिकल डिवीजन के अंदर। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, यूं कहिएगा, पी जाइएगा इसे, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो यूपीएससी में मेन एग्जाम के प्रिपरेशन में जब जाते हो आप तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको। इसको काफी विस्तार से लिखना होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे शुरुआत यहीं से ही होती है। फिजिकल डिवीजन भौतिक भाग जो है उसमें सबसे पहला भाग आएगा हिमालय वाला पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, सारा का सारा जो ऑरेंज कलर का, ये सारा हिमालय वाला पार्ट है। इधर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख से जो है शुरू होता है, इधर सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर नागालैंड साइड हो गया, हालांकि त्रिपुरा तो नहीं है, लेकिन इधर चाइना वगैरह वाला हिस्सा तो खैर सारा आ ही गया। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तरी मैदान है। अब जिस हिमालय के अंदर से बहुत सारी नदियां निकलती है, इस नदियों वाले क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग उत्तरी मैदान के नाम से पुकारते हैं। फिर तीसरा है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। ये वाला भारतीय मरुस्थल है, राजस्थान वाला हिस्सा। जब भी रेगिस्तान नाम आता है तो राजस्थान मन में अपने आप ही आता है। पेंसुलर इंडिया, अभी मैंने आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार जो है, पेंसुलर प्लेटू जो है, ये जो आपको येलो येलो पार्ट से दिख रहे हैं सारे सारे ये प्लेटू ही हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंसुलर मैंने आपको अभी बताया कि जो तीन ओर से घिरा हुई आकृति है उसे पेंसुलर कहते हैं हम लोग। कोस्टल प्लेन, तटीय, अब यही तट है जो समुद्र तटरेखा से लग रहे हैं, उसी को ही हम लोग तटीय मैदान कहा करते हैं। और फिर फाइनल बचता है आइसलैंड यानी कि द्वीप। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक इधर आपका जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगी चीजें। अब हम इन 6 को बार बार बारी बारी पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। पहला हुआ हिमालय हमारा, ये जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यही है हमारा हिमालय वाला पार्ट। अब ये हिमालय बेसिकली 3 टाइप से बंटा हुआ है, ठीक है, ये 3 चीजों से है बंटा हुआ, या इसके 3 पार्ट है कहिएगा आप लोग। लेकिन उससे पहले देखो हिमालय शब्द का ही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका हिम प्लस आल्या, यानी कि बर्फ का वास या बर्फ का घर। ये पूरी तरीके से जो है बर्फ से पूरा पूरा ढका हुआ है। इसके 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको। पहला पार्ट कौन सा, ग्रेट हिमालय, ठीक है, जो 1 नंबर पे है आपका सबसे पहला, वो ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग वृद्ध हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय जो है इसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। और तीसरा है शिवालिक जो है रेंज है आपकी। अब इन तीनों में आपको मैं एक मोटा मोटा फर्क बताता हूं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट या किसी एसएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हिमालय के कौन से हिस्से में सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, तो आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए ग्रेट हिमालय के अंदर या हिमाद्री के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय के कौन से भाग में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है, तो आपका हिमाचल वाला नाम। अभी हिमाचल में शिमला वगैरह आप घूमने जाते ही हैं, ठीक है, तो मिडिल हिमालय हिमाचल वाला हिस्सा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय के कौन से भाग में मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे खेती वगैरह होती है या लोग वगैरह ज्यादा थोड़े रहते भी हैं, तो वो वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, शिवालिक है। ये तीनों आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आप इस डायग्राम से समझिएगा कि किस तरीके से ये तीनों पार्ट है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा तो ग्रेटर हिमालय हो गया, 4000 मीटर से भी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई। और उसके बाद में लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जो है 3600 से 4000 के बीच में ही आता है ये। तीसरा फिर है शिवालिक जो 900 से 1500 मीटर के बीच के अंदर ही आता है। तो इस टाइप के हैं ये हिमालय के तीनों पार्ट आपके। अब ये जो ग्रेट हिमालय है हमारा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मैंने कहा इसी श्रेणी के अंदर स्थित है, ये इसी टाइप का है पर्टिकुलर, ठीक है। ये है मिडिल हिमालय, ठीक है, जिसके अंदर ये घूमने वाले भाग में हिमाचल वगैरह का एग्जांपल जैसे लिया था। और ये है शिवालिक रेंज, जहां पे इसके तलहटी भाग में सीढ़ीनुमा खेत बना के लोग जो है खेती वगैरह भी किया करते हैं। ये शिवालिक रेंज है सारी। मिडिल हिमालय जो है उस कहां पे स्थित है, साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में स्थित है। शिवालिक जो है वो साउथ मोस्ट, ये सबसे दक्षिणी रेंज है हिमालय की। और अगली बात आती है हमारी भारत में उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान कहां पे स्थित है, उत्तरी मैदान इसी हिमालय के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जो है वो वही उत्तरी मैदान है। अब देखो उत्तरी मैदान जो है वो कैसे तैयार हुए होंगे, जैसे ये पहाड़ है और इस पहाड़ से बहुत सारी नदियां बहेगी, ठीक है, इस पहाड़ के नीचे ऐसे उबड़ खाबड़ सी जमीन है। अब क्या होता है कि नदियां बहेगी तो अपने साथ में कुछ अवसाद भी लेके आएंगी, वो अवसाद है वो पत्थर कंकड़ वगैरह जो मिट्टी के उपजाऊ कण है वो इनको भर देगी, और ये भरने पर ये प्लेन भूमि सी बन जाएगी। तो ये उपजाऊ होंगे, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए काफी अच्छा क्षेत्र होगा। ये इस टाइप का उपजाऊ मैदान है, नदियों का तलहटी क्षेत्र ही उपजाऊ है। उत्तरी भारतीय मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। इसमें सिंधु गंगा द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी होती है, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहा के लाई जाती है यहाँ पे।
अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। हालांकि जलोढ़ मिट्टी के ऊपर काफी डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा जल्दी है देखने की, तो भारत की मिट्टियां करके एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने उसमें ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ा रखा है, आप उसे देख लीजिएगा ताकि आगे पढ़ाऊं तो आपको जल्दी समझ आए वो। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ और पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा है। नदियों द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी ही इसे कहा जाता है। बेसिकली हमारे एनसीईआरटी में भी एक अच्छे से डिटेल से पॉइंट लिखा है, जो कि ये वाला पॉइंट एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलता है। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है, वेरी फाइन सॉइल। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में खुद ने देखा है, बहुत बार देखा है, यही वर्ड देखा है, वेरी फाइन सॉइल वर्ड आपको जो है वो उस पर अटैक करना है जाके। उसी को ही हम लोग एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग। ये नदियों के बेसिन में होती है। खादर बांगर दो टाइप की होती है, खादर नई मिट्टी कहलाती है, बांगर पुरानी मिट्टी कहलाती है। खादरी ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। एक ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां। अब सहायक नदियां क्या होती है? एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। रिवर ऑफ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। एक ऐसी नदी जो किसी भी तरीके से, सहायक नदियां तो आपको बताने की खैर जरूरत नहीं होगी, ये मेन नदी बह रही है और मान लेते गंगा बह रही है, इसके अंदर ऐसे आके यमुना गिर गई और अपना सारा पानी इसमें डाल दिया, तो यही जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट और, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये डेल्टा क्या होता है मैं आपको ये चीज समझा के चलता हूं। ठीक है, नदियों से जब नीचे उतरती है तो उनकी स्पीड होती है बहुत ज्यादा ढलानों से, धीरे धीरे उनकी स्पीड कम 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 होते 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 बहुत कम हो जाती है एट फाइनल। अब वो अपने साथ में कुछ अवसाद कंकड़ पत्थर बहा के लाती है, तो कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, इस टाइप की जो है ऐसी लाइनें बना देते हैं। ठीक है, ऐसे 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 जो है ट्रायंगुलर सी शेप बना देते हैं, यानी कि नदी का पानी जो है वो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बिखर जाता है और इसी शेप को मैथ के अंदर जो है वो डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना है, जिसमें पद्मा और जमुना भी कहते हैं। आगे नदियां आएंगी तब हम लोग इसको भी पढ़ेंगे ही। भारत का रेगिस्तान, इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान के बारे में बात करें, जब भी रेगिस्तान की बात आएगी तो एक ही जगह है। ठीक है, ये वाला जो राजस्थान वाला इलाका है। अब देखिएगा, रेगिस्तान का मतलब ये जरूरी नहीं कि हर जगह जहां पे भी रेगिस्तान होगा वहां पे मिट्टी ही होगी। जैसे सहारा मरुस्थल है, वहां पे बहुत सारी रेती या बजरी वगैरह पाई जाती है काफी ज्यादा। तो रेगिस्तान में जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, वो हमारे इंडिया के थार मरुस्थल के अंदर ही पाई जाती है ज्यादातर। और ये राजस्थान में इस रेगिस्तान का जहाज बैठा, अकेला बैठा है, शेर आराम से निहार रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या मन में आई है इसके, बैठा है, तो कोई बात नहीं, बैठा रहा भाई, तू तेरे को नहीं तंग करते हम लोग। अब इसके अंदर वनस्पति जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, यह भूमि सूखा होती है, गर्म होता है, रेतीला होता है। गर्मी तो आपको कहने की जरूरत ही है कितनी ज्यादा पड़ती है। भारत के पश्चिम भाग में ग्रेट इंडियन रेगिस्तान जो है वो स्थित है। पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, आपको जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है यही आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें अरावली जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये ट्रायंगुलर शेप का सारा नीचे वाला अरावली मैं आपको कल भी पढ़ा रहा था। पेनिनसुलर प्लेटू के मेन पार्ट जो है वो एक तो अरावली होगी, एक विंध्य और सतपुड़ा हुआ, एक वेस्टर्न घाट हुआ, एक ईस्टर्न घाट हुआ। वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट और ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। जितना भी ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका धरातल यानी कि इसकी जो जमीन है वो एक जैसी नहीं है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन है यहाँ पे सारी की सारी। अब ये वाली तो है अरावली, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यही है, इसे आप याद कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। आप मुझे कमेंट में लिख के एक बात बताइएगा कि ये जो अरावली है ये कौन से टाइप का जो है वो पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है या ब्लॉक माउंटेन है या आपका ज्वालामुखी पर्वत है, उनमें से कौन सा आता है, ये यंग है या ओल्ड है, ये भी बता दीजिएगा। अरावली सबसे पुरानी हुई तो ठीक है। दूसरी है विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य सतपुड़ा इस टाइप की है, मैंने कल आपको बताया था, ये ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा है, एक हिस्सा उठा हुआ, एक दूसरा उठा हुआ और बीच में इसके जो है भ्रंश घाटी कहलाती है ये, जहां से नर्मदा और ताप्ती नदी भी बहती है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती नदी की एक विशेषता है, ये दोनों नदियां ही उल्टी बहती है इसी भ्रंश घाटी की वजह से। यानी कि ये जो नदियां हैं ये कहां बहती है, पूर्व से पश्चिम तक। बाकी भारत की नदियां जो पश्चिम से पूर्व बहती है, ये नदियां पूर्व से पश्चिम बहती है और डेल्टा
डेल्टा भी नहीं बनाती है, ये नदियां जो है वो एस्चुरी बनाती है। इनका जो पानी है वो सीधा का सीधा समुद्र में जाके गिर जाता है। एस्चुरी का मतलब वो होता है जहाँ पे मीठा पानी और खारे पानी का मिलन होता है, उसे ही एस्चुरी कहते हैं हम लोग। ज़्यादा डिटेल से आगे रिवर्स के टॉपिक में जान लेना आप लोग। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर के अंदर जाके ये गिरती हैं दोनों की दोनों। विंध्या और सतपुड़ा की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज है, आप इन्हें देख लीजिएगा। अच्छा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। अब देखिएगा, एक है पश्चिम घाट और एक है पूर्वी घाट। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क बताता हूं क्या है। अब पूर्वी घाट यानी कि ज्यादातर नदियां जो है वो पूर्व की ओर बहती है, तो ये पूर्वी घाट जो इस टाइप से इसमें कट से कट बने हुए हैं। लेकिन पश्चिमी घाट में तो दो ही नदियां बहती है और दो नदियां हैं, पर ये डेल्टा नहीं बनाती, डायरेक्ट ही समुद्र में गिरती है, इनमें कोई कट नहीं बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी और पूर्वी घाट में जो है वो रेगुलर कौन सा है, तो रेगुलर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पश्चिमी घाट को हम लोग सहाद्री के नाम से भी पुकारते हैं, पश्चिमी पठार जो है सहाद्री भी है। ये वाला हिस्सा है जिसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां वगैरह जो है इसी पश्चिमी घाट के अंदर ही आती है। कुद्रेमुख हुआ, नीलगिरी हुआ, अन्नामलाई हुआ, पेरियार हुआ, ये सारे पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, जिसमें केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये वाला सारे राज्य जो है पश्चिमी घाट के अंदर ही आते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट जो है वो थोड़ा पतला भी होता है, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नदियाँ वगैरह तो है नहीं। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो थोड़ा सा उसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब ये पूर्वी घाट की बात की जाए तो इसके अंदर मैं पहली तो बात क्या है कि कट कट से बने होंगे इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, बीच में से टूटा फूटा होगा ये। और यहाँ पे कोयला और लोह ऐसा की प्रचुर मात्रा होती है, बहुत सारे यहाँ पे जो है वो कोल और आयरन मिनरल जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी नदियों के जो है डेल्टा हैं, जैसे महानदी का बेसिन हुआ, गोदावरी का हुआ, कृष्णा का हुआ, कावेरी का हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पे जो हैं वो बने हुए हैं कई सारे डेल्टाज। कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। अब तटीय मैदान तो जाहिर सी बात है वही होंगे जो समुद्र तट रेखा से लगते हैं। इनमें तो दो ही है हमारे, एक तो मेनली तो एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। अब जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफ़ी सारे थोड़े से चौड़े भी होते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में जो है ये दोनों स्थित है, ठीक है भाई। पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित हो गया और पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित हो गया, यही आपके कोस्टल लाइन है। वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑन वेरी नैरो, ठीक है। अभी मैंने कहा ना यहाँ पे कोई समुद्र तट, यहाँ पे कोई नदियाँ डेल्टा तो बनाती नहीं है, इस करके यहाँ पे बहुत ही पतले पतले सी जो है वेस्टर्न घाट है। और जो वहाँ पे डेल्टा बहुत बनाता है पूर्वी घाट, तो ये कोस्टल लाइन काफ़ी मोटी है। तो आपको मेजर दो तरीके से याद करवाता हूँ, दोबारा रिपीट करके ये बात, कि जो पश्चिमी घाट होता है हमारा, ठीक है, जो ये आपका पश्चिमी घाट है, इसके अंदर कोई नदियाँ आके नहीं गिरती है, इधर कोई डेल्टा नहीं बनाती, इस वजह से ये टूटा फूटा नहीं है, ये रेगुलर है। लेकिन जो पूर्वी घाट में बहुत सारी नदियां डेल्टा बनाती है, इस वजह से ये टूटा फूटा है। यहाँ पे कोयला और आयरन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, नदियां डेल्टा बनाती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसकी विड्थ भी होगी, तो ये थोड़ा विड्थ वाइज बड़ा है, थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन ये नैरो होती है, इसकी विड्थ बहुत कम है, ठीक है। इतनी बात आप याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अगली बात पे आते हैं हम लोग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, पूर्वी घाट के ऊपर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा के बारे में। तो अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट हमारा, आइसलैंड, जिसको हम लोग ना द्वीप के नाम से पुकारते हैं। दो द्वीप मेन है हमारे, एक अंडमान निकोबार और एक है हमारा लक्षद्वीप। अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, केरल से थोड़ी ही दूर पे स्थित है। और ये परवाल द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, परवाल। अब ये परवाल का मतलब, लक्षद्वीप तो देख लीजिएगा ये वाला है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में लक्षद्वीप की राजधानी बताइएगा और के साथ में उसकी राजधानी भी बताइएगा अंडमान निकोबार की। हालांकि मैं आपको लास्ट में सभी राज्य राजधानी बताऊंगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये रहा। एक चीज और बताइएगा, ये एक ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी है। इस एक्टिव ज्वालामुखी का नाम भी बताइएगा, ठीक है। भारत के अंदर एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अच्छा, ये परवाल वर्ड मैंने कहा था, परवाल क्या होते हैं? परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, ठीक है, जो जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। ये जीवित पॉलिप मरते हैं तथा उनका कंकाल बच जाता है, और इन्हीं पॉलिप की वृद्धि से इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं आपके। इन्हीं को हम लोग कॉरल्स या परवाल के नाम से जो है पुकारते हैं। परवाल भित्ति कोरल रीफ के नाम से समुद्री जीवों के कंकाल ही होते हैं ये, इस टाइप के जो आपको फोटो में दिख रहे होंगे ये। तो कोरल द्वीप है एक प्रकार का लक्षद्वीप जो है। एक सुनामी का भी कंसेप्ट है। सुनामी किसे कहते हैं हम लोग? सागरीय तरंग होती है, भूकंप, समुद्र तल पे भूकंप आने के कारण सुनामी आती है। ये इस टाइप की चीजें हैं जो अभी, ठीक
ठीक है जी, तो ये था हमारा सारा चैप्टर। आपको चीज़ें समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। मैंने धीरे धीरे आराम से समझाया। 7वां चैप्टर हमारा पूरा होता है। एमसीक्यू की बारी आती है अब, तो देख लेते हैं हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है भाई। ए ऑप्शन है शिवालिक, शिवालिक ही कहा जाता है सबसे दक्षिण भाग को। तो उससे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाला उत्तर का भाग जो है उसको हिमाद्री कहते हैं, और हिमाद्री के जो नीचे का भाग है उसको हिमाचल कहते हैं हम लोग। सह्याद्री किस घाट को कहते हैं हम लोग? सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। पाक जल संधि बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसको कहते हैं। पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका और मालदीव के बीच में स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का नाम क्या है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और जो आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताओ, आप बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कमेंट में कितने लाख है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो है उसको किस नाम से? वृद्ध हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है, या ग्रेट हिमालय, या इसे हम लोग वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो है यूपी सबसे बड़ा। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है? नर्मदा गिरती है अरब सागर में। और भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? कर्क रेखा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। रात को 10 बजे फिर मिलेंगे हम लोग चैप्टर 8 के साथ, और आज ही हमारी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शेयर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा प्लीज़। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच।